कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं वेव्स के बारे में। वेव्स हमने दो वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम बात कर चुके हैं कि एक स्ट्रिंग में जब वेव चलती है तो उसकी वेलोसिटी किस तरीके से दी जाती है, पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आई गेस आपको फॉर्मूलेज याद होंगे और फॉर्मूला याद रखना ही इसका एकमात्र उपाय है। वेव वेलोसिटी एक स्ट्रिंग में क्या फॉर्मूला था? रूट ओवर टी बाय म्यू। टी टेंशन था और म्यू मास पर यूनिट लेंथ था। हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे जिसमें देखा था कि किस तरीके के सेटअप आ सकते हैं, कैसे पुली और स्प्रिंग सेटअप्स बना सकते हैं और उससे कैसे हम यहाँ पे वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में वेव कैसा बिहेव करेगी। यानी अगर एक वेव आपने एक स्ट्रिंग पे चलाई, स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है वो फिक्स्ड है। मान लीजिए आप एक दीवार पे उस स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, दूसरा एंड जो है वो आपके हाथ में है। अब आप उसको एक वेव यहाँ से आप इनिशिएट करते हैं, तो वेव जब इस स्ट्रिंग में चल रही है तो हमें वेलोसिटी पता है। जब आगे जाके टकराएगी दीवार से तो वहां पे क्या क्या होगा, इस बारे में अपन बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आप इस स्ट्रिंग को वहां पे अटैच कर सकते हैं। दोनों अटैचमेंट यहाँ दिखा रखे हैं, देखिए ध्यान से। एक अटैचमेंट ऐसा है जिसमें ये जो स्ट्रिंग है इस जगह पे फिक्स्ड है, और दूसरा अटैचमेंट ऐसा है कि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे एक रिंग आपने लगा दी और ये जो रिंग है इस वॉल पे मूव कर सकती है, इस पोल पे मूव कर सकती है। इसका मतलब इस स्ट्रिंग के लिए ये एंड हमेशा फिक्स रहने वाला है, ये कहीं मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि फिक्स हो गया। जबकि इस स्ट्रिंग के लिए ये वाला एंड यहां से यहां तक मूव कर सकता है। तो इन दो केसेस में, एक को कहते हैं फिक्स्ड एंड, दूसरे को कहते हैं फ्री एंड। इन दोनों केसेस में जो वेव यहाँ पे आके टकराएगी तब उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ये अपने को बात करनी है। ठीक है, तो सीधा सीधा सा ये हिसाब है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी फिक्स्ड एंड होगा, ये सारे डायग्राम्स स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रखे हैं कैसे कैसे वेव आ रही है और उसके बाद उसका क्या हो रहा है। तो जब वेव इस तरफ चल रही है तो ये जैसे इस वॉल के पास में आएगी, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है तो अब इस एंड का मोशन नहीं हो पाएगा, मोशन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ जो पार्टिकल है ये इसको फोर्स देना चाहेगा, लेकिन क्योंकि वो फिक्स्ड है, फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगेगा तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टाइम के लिए पूरी स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएंगी एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में ये वेव पल्स चलना शुरू हो जाएगा। तो जो वेव पल्स ऊपर की तरफ से आ रहा था अब वो रिफ्लेक्शन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में फिर से जा रहा है। क्लियर है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी फिक्स्ड एंड की बात होगी, जो वेव पल्स इस तरीके से आया था वो अपोजिट डायरेक्शन में होके अब जाएगा। इसे कहते हैं जस्ट आउट ऑफ द फेज हो जाना, 180 डिग्री का इन्वर्ट हो जाना। ठीक है, इसे ही बोलते हैं आउट ऑफ द फेज। तो जो यहाँ पे चल रहा था इस डायरेक्शन में अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट फेज में चलने लगेगा। जबकि अगर फ्री एंड है तो फ्री एंड में क्या होगा कि ये जब मोशन इस तरफ हो रहा है वेव का, तो एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को डिस्टरबेंस देगा, और क्योंकि यहाँ पे ये जो रिंग है, ये जो पार्टिकल है, ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जब ऊपर की तरफ उठेगा तो अब ये पार्टिकल ऊपर तक उठ चुका है, अब आगे कुछ नहीं है। ये फिर से दीवार को फोर्स देगा या पोल को फोर्स देगा, पोल इस पे अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये फिर से नीचे की तरफ चलेगा और वापस से ये अपने ही पल्स को बना के आगे बढ़ जाएगा। तो ध्यान क्या देना है आपको कि जब फिक्स्ड एंड है तो पल्स अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है रिफ्लेक्शन के बाद, जबकि अगर फ्री एंड है तो जैसी आई थी वैसी की वैसी ये वापस आगे बढ़ती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और उसके पीछे की जो थ्योरी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं अपन कि ये तो हो गया एक वॉल से कैसा रिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद का कैसा ट्रांसमिशन हुआ। लेकिन दूसरा केस ऐसा है जिसमें दो स्ट्रिंग्स के बीच में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को देखा गया है। दो स्ट्रिंग्स मतलब आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसी बना रखी है और दूसरी स्ट्रिंग थोड़ी सी मोटी बना रखी है। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में बांध दिया, एक पतली है और दूसरी मोटी है। तो हम जानते हैं कि पतली स्ट्रिंग के केस में म्यू जो होगा वो कम होगा, मास पर यूनिट लेंथ, जबकि मोटी स्ट्रिंग के केस में म्यू जो होगा मास पर यूनिट लेंथ वो ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक बात है।
तो अगर आप यहाँ से एक वेव पल्स बनाते हैं और इस तरफ भेजते हैं, तो क्योंकि ये दोनों एक ही सपोर्ट के बीच में है, दोनों में टेंशन तो सेम होगी, जो भी अब डिपेंड करेगा वेलोसिटी वो म्यू पे डिपेंड करेगी। तो हम कह सकते हैं जिसका म्यू कम उसके लिए वेलोसिटी ज्यादा, तो म्यू पतली वाली का कम है, इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि वेलोसिटी इन वन इज मोर देन वेलोसिटी इन टू। अब अगर आप एक वेव पल्स यहाँ से भेजते हैं जिसकी इक्वेशन इस तरीके से दे सकते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन है y इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस k1x। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब ये इस पोजीशन तक पहुंचेगा, जहां पे इस जंक्शन तक पहुंचेगा, इस जंक्शन पे जैसे ये आया, यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। एक तो ये जो वेव पल्स है ये आगे बढ़ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। दूसरा ये, सॉरी, ये आगे बढ़ जाए मतलब ट्रांसमिट हो जाए। दूसरा ये कि यहाँ से वेव पल्स रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये दोनों काम यहाँ पे होंगे। अब आपको यहाँ पे दो पल्सेस दिखने वाले हैं, एक पल्स ट्रांसमिशन के करस्पॉन्डिंग दिखेगा और दूसरा वेव पल्स जो रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिखने वाला है। और हमने अभी देखा था कि जब आप फिक्स्ड एंड या किसी सॉलिड मीडियम से या डेंसर मीडियम से, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, आप यहाँ से ऊपर से लिख भी सकते हैं इसे, कि जब भी एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, डेंसर मीडियम मतलब जहाँ पे फिक्स हो गया या फिर ये वॉल है जो रोप से डेंसर है, जब भी एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा ये हमेशा अपोजिट फेज में चलने लगेगा। तो ऊपर से आ रहा था तो अब ये नीचे की तरफ ऐसे चलने लगेगा। जबकि ये अगर रेयर मीडियम से, मतलब यहाँ पे जो रोप है उसका मीडियम, और ये क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, रिफ्लेक्शन एयर से आप मान सकते हैं इसे, तो इसे बोला जाएगा कि रेयर मीडियम से जब भी होगा तो सेम तरीके से वापस आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन होगा। यही बात हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है मोटी वाली ये डेंसर है इस पतली वाली स्ट्रिंग से, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम हो रहा है। डेंसर मीडियम से जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो ये पीछे लौट के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगी। वही बात यहाँ दिखा रखी है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में। जबकि एक पल्स बनेगा जो यहाँ पे ट्रांसमिशन के करस्पॉन्डिंग बनेगा, वो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो ये दो टाइप के पल्स आपको यहाँ दिखने लगेंगे। अब अगर अपन दोनों की इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन लिख सकते हैं, ये ट्रांसमिशन के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k2x। के चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पल्स चेंज हो चुकी है, और ये माइनस एक्स की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए आप अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका एम्पलीट्यूड ए आर करस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्शन साइन ओमेगा टी प्लस के 1x हो गया। प्लस क्यों, क्योंकि अब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रही है, तो इक्वेशन में प्लस के x1, और साथ में आया प्लस पाई। प्लस पाई क्यों, क्योंकि ये जो पहले चल रहा था इस डायरेक्शन में अब जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये आउट ऑफ द फेज हो रहा है, पाई का फेज डिफरेंस के साथ ये आगे चल रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस पाई, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी नई वाली। तो ये बातें हमें ध्यान देनी है। अच्छा, वेलोसिटी तो हम जानते ही हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग रूट ओवर टी बाई म्यू वन लिखी जा सकती है, इसके करस्पॉन्डिंग v2 हो जाएगी रूट ओवर टी बाई म्यू टू। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो ये बात तो थी कि अगर आप इस वेव को प्रोड्यूस करते हैं इस लाइटर स्ट्रिंग पे तो ऐसा सिचुएशन बनने वाला है, क्योंकि ये जो लाइट स्ट्रिंग पे वेव चली वो यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट हुई डेंसर मीडियम से, उसके करस्पॉन्डिंग एक रिफ्लेक्शन हुआ और एक ट्रांसमिशन हुआ। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, उल्टा मतलब अगर इस बार अपन डेंसर वाली पे या जो हैवी रोप है उस पे अपन अगर वेव बनाएं तो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब हैवी रोप पे आप वेव बनाते हैं तो फिर से यहाँ जंक्शन पे रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइटर मीडियम से, है ना, क्योंकि इस बार जो वेव है वो ऑलरेडी डेंसर मीडियम में है, ये पतली वाली रोप है, और इस जंक्शन पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम जानते हैं कि जब भी लाइटर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, तो फेज में कोई चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन बिल्कुल इसी तरीके से वो वापस इस तरफ चलने लगेगी। तो यहाँ पे आप दो वेव्स देख पा रहे हैं, लेकिन इस बार ये ऊपर की तरफ ही है, जरूर इस तरफ चलेगी, ये इस तरफ चलेगी, ये करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसमिशन है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्शन, लेकिन इसमें फेज में चेंज नहीं हुआ। पहले ये ऊपर ही थी, इस तरफ जा रही थी, अभी भी ये ऊपर ही और इस तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इस बार अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो कोई प्लस पाई यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, सेम फेज में ये उसके पहले वाले से रहने वाली है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें। अब अगर अपने को इनके रिलेशन पता करने हैं कि जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड था
जो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है और जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो अपन बात कर सकते हैं पावर की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, टोटल पावर कांस्टेंट रहनी चाहिए। और हमने पावर का फॉर्मूला देखा था लास्ट वीडियो में। पावर फॉर्मूला इज 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पावर हम कौन यहाँ पे कंजर्व करते हैं। इंसिडेंट पावर के लिए मैंने इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये 1 में होता था तो म्यू 1 और वेलोसिटी भी v1 के करस्पॉन्डिंग लिखी है। जब बात करते हैं रिफ्लेक्टेड की, तो रिफ्लेक्टेड फिर से 1 में होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ए आर और म्यू 1 v1 लिखा गया है। ट्रांसमिटेड सेकंड में होता है तो म्यू 2 v2 लिखा गया है और उसके करस्पॉन्डिंग ए टी स्क्वायर लिखा गया है। हम जानते हैं वेलोसिटी और म्यू का रिलेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाय म्यू, तो यहाँ से म्यू लिखा जा सकता है टी बाय v1 स्क्वायर और म्यू 2 इज टी बाय v2 स्क्वायर। इनको यहाँ अगर पुट करते हैं तो फाइनली अपने पास जो रिलेशन बन के आता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए। यहाँ से म्यू की जगह आपने डाल दिया ये, तो टी और टी भी कैंसिल हो गए। फाइनल रिलेशन बना ये। इसे अगर इंसिडेंट और एक इक्वेशन अपन ये बना सकते हैं, दूसरी इक्वेशन अपन ये बना सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी ड्यू टू लेफ्ट स्ट्रिंग, ये कितना हो सकता है। ये हो सकता है इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड के बराबर। जब यहाँ पे वेव आ रही है तो जितनी इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होती है उसका जितना एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे इस पॉइंट पी का कितना हो सकता है, इन दोनों के बराबर। क्योंकि इधर से आने वाली वेव और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो वेव दोनों यहाँ पे सुपरपोज कर रही है। सुपरपोज में हम जानते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैन बी a1 प्लस a2। तो ये हमने लिखा है कि इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट पी का हो सकता है वो हो सकता है ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड के बराबर। जबकि राइट स्ट्रिंग की वजह से कितना हो सकता है, सिर्फ ट्रांसमिशन के बराबर, क्योंकि ये तो क्या लेफ्ट स्ट्रिंग की बात जहां पे इंसिडेंट भी है रिफ्लेक्टेड भी है, जबकि राइट स्ट्रिंग में ये सिर्फ ट्रांसमिशन की बात हो रही है और ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग राइट स्ट्रिंग में सिर्फ 80 हो सकता है, जबकि यहाँ पे ये हो सकता है। इससे हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इन आई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन। ये एक इंपॉर्टेंट अपने पास रिलेशन मिलके आता है। अब इसको अपन ऊपर यूज करते हैं। यहाँ से अपने पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आते हैं वो आते हैं ये। ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड इज 2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 इनटू ai, जबकि रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड इज v2 माइनस v1 बाय v1 प्लस v2 इनटू ai। ai इज इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, at is transmitted amplitude, ar is reflected amplitude, v2 उस स्ट्रिंग की वेलोसिटी, उस स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब सेकंड वाली स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग वो जिसमें पल्स चल रही है, सेकंड स्ट्रिंग वो जिसमें पल्स फाइनली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपके पास, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधे बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिर से लिख लूं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये दो स्ट्रिंग्स मान लीजिए यहाँ पे, दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। ये इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है। रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड, तो जब रिफ्लेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा और ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये एम्पलीट्यूड पे यहाँ पे आपको देखने हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक जो कॉन्सेप्ट आता है विच इज स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन हर बार बनते हैं। स्टेशनरी वेव नाम से समझ में आता है ऐसी वेव जो रुकी हुई हो। अब वेव रुक कैसे सकती है, तो वेव रुक ऐसे सकती है कि आप अगर एक वेव को देखें तो आपको लगातार उस पॉइंट पे वो ऐसा ही मिलेगा। मतलब एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लगातार ऊपर की तरफ अगर हो रहा है तो ये कहलाएंगे स्टेशनरी वेव्स। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि जब दो कोहेरेंट वेव्स सुपरपोज करती हैं, इंटरफेरेंस होता है। Similarly, when two coherent waves traveling in opposite direction superpose, then simultaneous interference if all the medium particle takes place. ठीक बात है। These waves interfere to produce a pattern of all the medium particles, what we call a stationary wave. जब दो waves opposite direction में चलते हुए मिलती हैं तो जब इनका इंटरफेरेंस होता है तब स्टेशनरी वेव यहाँ पे बनेगी। If two interfering waves which travel in opposite directions carry equal energies, then no net flow of energy takes place in the region of superposition. ठीक है, within this region redistribution of energy takes place between the medium particles. There are some medium particles where constructive interference takes place and hence energy increases, and on the other hand there are some medium particles where destructive interference takes place and energy decreases.
हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है ना। A1 प्लस A2 की बात हुई थी कंस्ट्रक्टिव में, और A1 माइनस A2 की बात हुई थी डिस्ट्रक्टिव में। ये था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर अपन दो वेव्स की बात करें जिसमें y1 हो गया a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और दूसरी इक्वेशन अपन लेते हैं वेव की y2 इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, और के भी दोनों के लिए सेम है। तो अगर ऐसी दो वेव सुपरपोज करती हैं तो हम जानते हैं रिजल्टेंट y1 प्लस y2 से दिया जाएगा। दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो ये साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूलाज हैं। इससे अगर अपन उसको एक्सपैंड करें तो फाइनली अपने पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है ये 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिजल्टेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रिजल्टेंट ऐसा लिखा जा सकता है y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, वेयर r इज 2a cos के एक्स। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, और क्योंकि ये इक्वेशन SHM की है, it implies that after superposition of two waves the medium particle execute SHM with same frequency omega and amplitude r, which is given by this equation. तो जब दो वेव्स आपने यहाँ पे इस तरीके से मिलाई, एक इस तरफ आने वाली एक इस तरफ आने वाली, तो यहाँ पे जो मीडियम पार्टिकल्स है एक स्ट्रिंग पे वो SHM मोशन में होंगे, उनका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा होगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा SHM का वो दिया जाएगा 2a cos के x से। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप स्ट्रिंग पे आगे बढ़ते जाओगे, एक्स जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे ये एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। इसका मतलब वहां पे हो सकता है ऐसा कुछ आपको बने जहां पे आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे एसएचएम का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, जबकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड का एसएचएम बिल्कुल जीरो हो गया। जब आप कह सकते हैं कि कॉस के एक्स की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो कॉस 90 जीरो होता है। तो एक्स की वो वैल्यू जहां पे ये चीज जीरो हो जाए, एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, ऐसे भी पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कॉस की वैल्यू 1 हो जाए, तब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ये दोनों बातें यहाँ पे पॉसिबल है, एक्स के साथ साथ ये वेरी कर रहा है। द पोजिशन ऑफ मीडियम, thus on superposition of the two coherent waves traveling in opposite direction, the resulting interference pattern we call stationary wave. जो resulting interference pattern बनेगा वो कहलाएगा stationary wave. The oscillation amplitude of the medium particle at different position is different. हमने अभी देखा। अब वो maximum कब होगा? जब r is maximum when cos kx equal to plus minus 1. ये कब पॉसिबल है? जब kx की वैल्यू कितनी हो? n पाई के बराबर, क्योंकि cos पाई जो होता है वो 1 और -1 के करस्पॉन्डिंग चलता है। k की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा होती है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको स्टेशनरी वेव के करस्पॉन्डिंग मिलने वाले हैं, कि अगर x 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस 2a के बराबर, क्योंकि cos के x 1 हो गया, तो 2a cos के x में मैक्सिमम बचा प्लस माइनस 2a। क्लियर? तो जब भी पोजीशन 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 के करस्पॉन्डिंग आने वाली है, तब आपको मैक्सिमम ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड मिलेगा विच इज 2a के बराबर। अब अगर बात करें मिनिमम की, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मिनिमम कब होगा? जब cos के x 0 हो जाए, और वो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तो हम k की जगह डाल सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा अगेन, और यहाँ से फिर से मैं x निकालूं तो आपको मिल रहा है यहाँ से 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। मतलब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 है तो आप कह सकते हैं कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, एनी मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो दीज पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड 0 है, हमेशा रेस्ट पे रहने वाले हैं। यहाँ पे आप ये पार्टिकल्स देख भी पा रहे हैं, जैसे अगर दो वेव्स आके मिली और ये रिजल्टेंट अगर इनका मोशन बनता है, ऐसा इनका एसएचएम हो रहा है, तो एसएचएम के करस्पॉन्डिंग आप देख पा रहे हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जब एम्पलीट्यूड 0 है, ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है नोड पॉइंट। क्या बोलते हैं? नोड पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स कहलाते हैं नोड। और ये जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं एंटी नोड। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है।
nodes of the stationary wave which always remains at rest and antinodes of stationary waves जहां पे maximum एम्पलीट्यूड आता है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। नोड कौन से पॉइंट है जिनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो 0 है, जो हमेशा रेस्ट पे रहने वाले हैं, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट हैं वो पॉइंट्स कहलाते हैं आपके एंटी नोड्स। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? और कितने कितने गैप पे मिलेंगे ये तो हम जानते हैं। लेमडा बाई 4 अगर ये है तो अगले लेमडा बाई 4 पे, क्योंकि किसी भी मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यहां से आप बताएंगे। दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0 से लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बाई 2, फिर लेमडा बाई 2, फिर लेमडा बाई 2। तो हर लेमडा बाई 2 पे एंटी नोड बनता रहेगा, और उसके बीच में मतलब हर लेमडा बाई 4 पे क्या बनता रहेगा? आपका नोड बनता रहेगा। तो ये बात यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो लेमडा बाई यहाँ पे अगर एक एंटी नोड बन रहा है तो इससे लेमडा बाई 4 पे एक नोड बना, और यहाँ से अगर देखो तो लेमडा बाई 2 पे एक एंटी नोड बन गया जो कि यहाँ से लेमडा बाई 4 पे है। अगेन लेमडा बाई 4 पे एक नोड, फिर लेमडा बाई 4 पे एंटी नोड, फिर लेमडा बाई 4 पे नोड। इस तरीके से लगातार चलता रहेगा। और ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड वेव में जब हम रेजोनेंस ट्यूब पढ़ेंगे तब भी यही बातें फिर से वहां पे रिपीट करने वाले हैं। वहां भी स्टेशनरी वेव्स बनती हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग वहां पे रेजोनेंस भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर t इक्वल टू 0 की बात करो, ऑल द मीडियम पार्टिकल्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशंस, जो कि यहाँ दिखा रखा है। All other stars moving towards their mean position and at t equal to t by 4 all the particles cross their mean position, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखो, अभी सारे एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं। उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ऐसा मोशन शुरू हो चुका है। जब t by 4 आएगा तो t by 4 पे सारे अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे, मतलब बिल्कुल ऐसा सिस्टम बन चुका होगा जहाँ पे ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर चल रहा है, ये नीचे जा रहा था तो ये अभी भी नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा मोशन होगा। t by 4 के बाद ये पार्टिकल ऊपर पहुंच चुका होगा, ये पार्टिकल नीचे आ चुका होगा, तो ऐसा सिचुएशन बन चुकी होगी इस वेव की। अब t by 2 पे ये यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पे आ चुके होंगे इस पोजीशन पे, और उससे थोड़े से टाइम ज्यादा ये फिर से मोशन में शुरू करेंगे, ये नीचे आना शुरू करेगा और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो अगले टाइम पे ये ऐसा मोशन में शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनका मोशन लगातार चलता रहेगा और एक स्टेशनरी वेव यहाँ पे बनेगी। फिर अगले 3t/4 टाइम पे यहाँ पे एक ऐसा बन जाएगा नोड। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये फिर से इस तरीके से चलता रहेगा और यही पाथ अपना रिपीट करेगा आफ्टर टाइम t, यानी एक साइकिल ये कंप्लीट कर लेगा। तो जो पार्टिकल्स पहले इस पोजीशन में हैं वो अगर ये ऊपर चल रहा है तो हर t/4 टाइम पे आप देख पा रहे हैं कि t/4 पे ये सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे थे। t/2 टाइम पे ये सारे अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं, फिर से 0 पे भी अपने एक्सट्रीम्स पे थे। 3t/4 टाइम पे ये फिर से मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं और t होते होते फिर से अपनी ओरिजिनल एक्सट्रीम कंडीशंस पे पहुंच चुके हैं। तो ध्यान क्या रखना है, अगर t इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम से शुरू हो रहे हैं तो हर t/4 टाइम बाद, तो t/4 पे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे। t/2 टाइम पे, मतलब और t/4 टाइम बाद, t/2 टाइम पे ये अपोजिट एक्सट्रीम्स पहुंच चुके होंगे। उसके t/4 टाइम बाद, मतलब 3t/4 पे ये फिर से मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे और फिर t टाइम पे ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंच चुके होंगे। ये बात अपने को इस पूरे साइकिल में ध्यान रखनी है। Based on the above analysis of one complete oscillation of the medium particles, we can make some interference of a stationary wave. पहला क्या है? In oscillations of a stationary wave in a region, some points are always at rest, जिनको node बोला गया था, and some oscillates with maximum amplitude, जिनको antinodes बोला गया था. All other medium particles oscillate with amplitudes less than those of antinodes. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने एम्पलीट्यूड क्या बोला था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जिसको बोला था r 2a cos kx, और x की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे वैसे cos की वैल्यू चेंज होगी, तो ये मैक्सिमम से मिनिमम तक वेरी करेगा। तो जब मैक्सिमम है, जिसको आपने एंटी नोड बोला है, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम करेंगे। नोड्स जो मिनिमम है वो बिल्कुल रेस्ट पे रहेंगे और बाकी सारे इससे इंक्रीज ऐसा होता है एम्पलीट्यूड यहाँ पे इनका बढ़ता जाएगा, ऐसे ही ऑसिलेशन करते रहेंगे। दूसरी बात, ऑल मीडियम पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स ऑसिलेट इन सेम फेज
and all medium particles on one side of a node oscillates in opposite phase with those on the other side of the same node. क्या क्या बोल दिया यहाँ पे? एक तो between two successive nodes oscillates in the same phase. जैसे अगर यहाँ एक नोड है और यहाँ एक नोड है, तो इन दोनों के बीच के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं. मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ऐसा उनका चल रहा है. लेकिन अगर एक नोड के दोनों तरफ वाले पार्टिकल्स को देखें तो इस तरफ वाले अगर ऊपर जा रहे हैं तो इस तरफ वाले नीचे जा रहे हैं. ये दो बातें लिखी गई है कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच के सारे पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, जबकि एक नोड के दोनों तरफ वाले पार्टिकल्स अपोजिट फेज में ऑसिलेट करते हैं. तो ये दूसरी बात हो गई यहाँ पे. तीसरी बात, in the region of a stationary wave during one complete oscillations all the medium particles come in the form of a straight line twice. ठीक है, जब दोनों कंडीशंस आती हैं t/4 और 3t/4 पे, जब हर एक पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है तो उस पूरी स्ट्रिंग को हम बिल्कुल स्ट्रेट देख सकते हैं. वहां पे उस समय कोई वेव नहीं बन रही होती. तो ये बात यहाँ लिखी है, स्टेशनरी वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑल द मीडियम पार्टिकल्स कम इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ट्वाइस. एक बार जब नीचे जाते हुए मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, दूसरी बार वापस आते हुए जब मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं. If the component wave amplitudes are equal, then in the region where a stationary wave is formed, no net flow of energy takes place, only redistribution of energy takes place in the medium. चलिए, तो ये सारी बातें हुई आपकी स्टेशनरी वेव से रिलेटेड, कैसे बनती हैं, कैसा उनका मोशन रहता है. अब बात करते हैं इसकी इक्वेशन की. तो हम जानते हैं कि कब बनती है, जब दो इक्वल एम्पलीट्यूड की वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो और सुपरपोज करे तो ये वेव बनती है. हमने सुपरपोज करा कि ये इक्वेशन फाइनली बताई थी, which is the equation of a stationary wave where 2a cos kx is represent the amplitude of the medium particle situated at point x and sin omega t is the time sinusoidal factor. This equation can be written in several ways depending on the initial phase differences in the component waves. अगर ये y1 और y2 में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस है, जो कि यहाँ तो हमने 0 ले रखा है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे +5 होता तो इसके करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं. If the supporting waves, superposing waves, are having an initial phase difference pi, then the component waves can be expressed as इस तरीके से. अगर पाई का डिफरेंस है तो आप मान लीजिए यहाँ पे आप प्लस पाई करते हैं और हम जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट जो बनेगा वो ऐसा रिजल्ट बनेगा जहां पे साइन की जगह कॉस ओमेगा टी का रिजल्ट आने वाला है फाइनली. तो ये भी एक स्टेशनरी वेव की ही इक्वेशन है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका एम्पलीट्यूड 2a sin के एक से दिया जाएगा और कॉस की टर्म में इसका मोशन होगा. ऐसे ही कुछ और पॉसिबल इक्वेशंस कौन कौन सी है यहाँ पे सारी लिखी गई हैं. a नॉट sin के एक्स cos ओमेगा टी प्लस 5, cos के एक्स sin ओमेगा टी प्लस 5, sin के एक्स sin ओमेगा टी प्लस 5, cos के एक्स cos ओमेगा टी प्लस 5, ये सारी जो है वो पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ स्टेशनरी वेव्स हैं. तो आपको जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दिखे आपको समझना होगा कि ये कैसी है स्टेशनरी वेव्स यहाँ पे बन रही है. जबकि ए नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द एंटीनोड्स, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो वहां पे हो सकता है. अगर प्योर स्टेशनरी वेव है तो ए नॉट शुड बी इक्वल टू 2a, मतलब जो दोनों वेव्स मिल रही हैं इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर जो स्टेशनरी वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा. If we carefully look at the equation 18 to 21, we can see that the equation 18 and 20, the particle amplitude is given by a naught sin kx. ठीक है, यहाँ पे भी a naught sin kx है, यहाँ पे भी ये है. Here at x equal to 0, there is node, क्योंकि x 0 रखोगे sin 0 हो जाएगा, तो x equal to 0 पे नोड है. And in equation 19 and 21, जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से दिया हुआ है. यहाँ पे x equal to 0 पे अगर ये cos 0 होता है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा r, तो मतलब एंटी नोड है यहाँ पे r इक्वल टू a नॉट. तो हम कह सकते हैं कि दो टाइप की इक्वेशन बन गई आपके पास यहाँ पे, जहां पे एक x इक्वल टू 0 पे नोड बनता है ऐसी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जहां पे x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड बनता है ऐसी इक्वेशन. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, x इक्वल टू 0 पे नोड वाली, जबकि ये दोनों इक्वेशन है x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड वाली. हम यहाँ से देख भी सकते हैं जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मतलब नोड हो गया, एम्पलीट्यूड 0 मतलब नोड, और ये टर्म मैक्सिमम हो जाएगी मतलब ये एंटी नोड हो गया. Thus we can state that in a given system of coordinate, when origin of the system is at a node, we use either equation
साइन वाली फॉर एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, और दूसरी इक्वेशन कब यूज करेंगे जब उस ओरिजिन पे एंटी नोड हो तब। तो आपको इक्वेशन देके समझना पड़ेगा कि ओरिजिन पे यहाँ पे नोड दे रखा है या एंटी नोड दे रखा है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से आइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोल रहा है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, जो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव दिखा रखी है इसकी इक्वेशन पूछी गई है फॉर द फॉलोइंग स्टैंडिंग वेव पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न के लिए इसकी इक्वेशन पूछी गई है आपसे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस जो है ना उन सब में ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी ये दे रखा है। तो हम जानते हैं कि स्टैंडिंग वेव की अगर इक्वेशन लिखी जाए तो लिखी जाती है ए नॉट साइन के एक्स प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसी इक्वेशन यहाँ पे लिखी जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि ओमेगा टी ही आपको सब जगह दे रखा है तो कॉस ओमेगा टी तो हम रख सकते हैं, कोई इनिशियल कंडीशन भी यहाँ दे नहीं रखी टी इक्वल टू 0 पे, तो फाइव की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब अपने को बात करनी है इस एम्पलीट्यूड की कि इस एम्पलीट्यूड को कितना लिखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखने के लिए आपको के चाहिए पहले तो के कहाँ से मिलेगा? के की वैल्यू आप जानते हैं होती है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। लैम्डा तो यहाँ दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न बना के दे रखा है, और हम जानते हैं कि लैम्डा जो होता है वो एक साइकिल में की डिस्टेंस होती है। सो दिस इज बेसिकली लैम्डा, क्योंकि इसके बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट करने वाला है ऐसा। तो ये एक साइकिल जो होता है वो डिस्टेंस लैम्डा के बराबर होती है। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो एल के बराबर है फ्रॉम द गिवन पैटर्न। सो के मिल गया 2 पाई बाय एल के बराबर। दूसरी बात जो यहाँ पे दे रखी है वो ये कि x इक्वल टू 0 पे एक नोड बता रखा है। देखिए क्योंकि एंटी नोड यहाँ पे है जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल टू 0 पे है नोड, तो एट x इक्वल टू 0 नोड एग्जिस्ट करता है, और नोड का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 0। इसका मतलब a नॉट साइन के एक्स प्लस थीटा, ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये हो जाना चाहिए 0 एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं तो मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्रीज। अब अपन इक्वेशन आराम से अपने लिख सकते हैं। इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू ए नॉट साइन के की जगह डाल सकते हैं 2 पाई बाय एल इंटू एक्स, थीटा हो चुका है 0 कॉस ओमेगा टी। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी इसकी। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से ए साइन 2 पाई बाय एल एक्स कॉस ओमेगा टी। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर शोज द स्टैंडिंग वेव पैटर्न इन अ स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे ये पैटर्न दे रखा है, तो अपन समझ गए कि t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे नोड बन रहा है। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द एंटी नोड इज 2a। तो यहाँ पे a नॉट आपको दे दिया 2a के बराबर, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है एंटी नोड का वो दे दिया 2a। तो सॉल्व करते हैं। क्या क्या चाहिए अपने को इक्वेशन लिखने के लिए? वही सारी बातें हैं। हम जानते हैं कि भैया अगर इक्वेशन लिखनी है तो y इज इक्वल टू ए नॉट, या r से अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक बेसिक इक्वेशन अपन लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ से r निकालना है, और r हम जानते हैं कितना होता है ए नॉट साइन के एक्स प्लस थीटा, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ए नॉट आपको दे रखा है ऑलरेडी 2a के बराबर, तो वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। दूसरी बात एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे नोड है, तो नोड है मतलब ये जो चीज है ये रिजल्टेंट 0 है एट x इक्वल टू 0, मतलब ए नॉट साइन थीटा ये 0 है, इसका मतलब थीटा अपने कहा से फिर से 0 डिग्री मिल गया। ओके, तो थीटा 0 मिल गया। के की अगर बात करें तो के आप यहाँ पे एज इट इज यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेमडा के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो के को हम के ही देख लेते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव को अगर देखें तो फाइव कितना है इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे है ए पे, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रखा है वो 2a के बराबर दे रखा है। मतलब ये जो वेव है ये और ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी जो मैक्सिमम वेव बनेगी वो ऐसी बनेगी। दिस इज द वेव जो बननी चाहिए 2a के करस्पॉन्डिंग। मतलब ये जो सिचुएशन दे रखी है आपको बीच की सिचुएशन दे रखी है, बाकी एक्चुअली वेव ऐसी होगी। पर जब ये मेन पोजीशन की तरफ आ रही है यहाँ पे
तब की ये बात आपको दे रखी है। ये इस तरफ से यहाँ ऐसी वेव थी इनिशियल, अब ये यहाँ से नीचे चल रही है और किसी टाइम पे ये आपको चीज दे रखी है ऐसी। तो मतलब ये इनिशियल कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे एक्सट्रीम पे अपन कंसिडर करते हैं ऐसा। तो इनिशियल कंडीशन तो नहीं है, मतलब यहाँ पे फाई अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम इक्वल टू 0 पे आपको जो वाई दे रखा है वो ए के बराबर दे रखा है, तो इसको अपन यूज करते हैं। और ये किधर जा रहा है, एंड गोइंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन, गोइंग टूवर्ड्स मीन पोजिशन। अगर ऐसा होता है तो हम जानते हैं एसएचएम के केस में हम कर चुके हैं पहले भी, एक सर्कल बना के आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो रेडियस है 2a है, ये अभी ए पे है और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। मतलब ये पार्टिकल यहाँ कहीं होना चाहिए ऐसा, जो मीन पोजीशन की तरफ वेलोसिटी है इसकी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और ये ए डिस्टेंस पे भी यहाँ से है। ऐसा हिसाब है यहाँ पे। तो ये थीटा अगर मुझे निकालना है तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। इसको अगर आप फाई बोलते हैं टोटल एंगल को, तो फाई आराम से लिखा जा सकता है, दिस फाई शुड बी इक्वल टू π/2 प्लस कॉस इनवर्स a/2a। उस ट्राइंगल से छोटा वाला एंगल निकाल के π/2 में ऐड किया जा सकता है। सो मिल जाएगा π/2 प्लस कॉस इनवर्स हाफ इज π/3 60 डिग्री। सो ये मिलेगा आपको 5π/6 के बराबर। तो फाई यहाँ से मिल गया। अब अपन अपनी इक्वेशन पूरी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2a साइन kx, क्योंकि थीटा 0 हो गया, और इधर मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6 के बराबर। तो ये अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस स्टैंडिंग वेव। क्लियर है? चलिए, इसमें जो अपना अगला टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ द स्टैंडिंग वेव। एक लूप में इस स्टैंडिंग वेव की कितनी एनर्जी होती है, इस बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब all the particles of one loop are at extreme positions, then total energy in the loop is in the form of potential energy only। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब ये सारे इस तरीके से होंगे एक लूप में, तो सब अपने अपने एक्सट्रीम्स पे हैं इस टाइम पे। जब एक्सट्रीम पे हैं तो सब में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। When the particles reaches its mean position, then the total potential energy converts into kinetic energy of the particle. So we can say total energy of the loop remains constant. अब total kinetic energy at the mean position is equal to total energy of the loop, because potential energy at mean position is 0. तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सबकी काइनेटिक एनर्जीज निकालते हैं जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये एक लूप की बात हो रही है, दूसरा लूप यहाँ पे ऐसा होगा, एक लूप मतलब λ/2 की बात है। तो हमने x पे जाके dx का एक एलिमेंट कंसिडर किया, और इस dx के लिए अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस छोटे से का मास इनटू इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। और हम जानते हैं कि जो मास है वो कैसे लिखा जाएगा, अगर म्यू इज द लेंथ पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, तो इनटू dx करेंगे तो इसका छोटे का मास मिल जाएगा म्यू इनटू dx के बराबर। और अगर वेलोसिटी चाहिए अपने को मीन पोजीशन पे, तो एसएचएम यहाँ पे ये कर रहा है, हम जानते हैं मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, 2a sin kx ओमेगा के बराबर। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। अगर ऐसा है, क्योंकि वेलोसिटी इज गिवन बाय a ओमेगा, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है आप जानते हैं कि यहाँ पे वेरी करती है 2a sin kx के बराबर, x के साथ एम्पलीट्यूड इतना है और ये इसकी ओमेगा है। ठीक है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है a ओमेगा, हम एसएचएम में बात कर चुके हैं। और किसी भी x पोजीशन पे जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरीके से दिया जा सकता है 2a sin kx इनटू ओमेगा के बराबर। तो अब यहाँ इसको पुट करते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर करके, तो अपने पास जो फाइनली काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर kx के बराबर। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं पूरी लेंथ के लिए, मतलब 0 से λ/2 के लिए, तो अपने पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है एनर्जी का वो आता है ये टोटल काइनेटिक एनर्जीज हाफ लैम्डा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू के बराबर। एंड आल्सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ वन लूप इन ऑफ द स्टैंडिंग वेव। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप टोटल एनर्जी स्टैंडिंग वेव की निकाल सकते हैं, हाफ लैम्डा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू के बराबर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। This is the expression for energy of one loop, energy in one loop of a standing wave. तो ऐसे जितने लूप होंगे उन सब की एनर्जी आप सम कर सकते हैं, तो टोटल स्टैंडिंग वेव की एनर्जी भी आपको यहाँ तक मिल सकती है। चलिए,
आगे बात करते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं उस वाले पॉइंट पे, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग वेव ऑन सोनोमीटर वायर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो बात करते हैं जल्दी से। स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव किस किस टाइप से बन सकती है। तो एक पहला केस आता है जब बोथ एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स आर फिक्स्ड, मतलब दोनों एंड अगर स्ट्रिंग के फिक्स हो चुके हैं तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों एंड्स पे जब स्ट्रिंग फिक्स है मतलब यहाँ पे नोड बनने वाला है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग के ये कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे, तो इन दोनों ही पॉइंट पे नोड बनेगा। तो एंड्स आर ऑलवेज नोड्स इफ बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर फिक्स्ड। ठीक है, जैसा कि ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसका जो सिंपलेस्ट मोड होता है फंडामेंटल मोड। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन वन लूप। यहाँ पे नोड, बीच में एंटी नोड, और ये इस तरीके से वाइब्रेट करती रहे। This mode of vibration is known as the fundamental mode and the frequency of vibration is known as the fundamental frequency और first harmonic। ये terms बहुत ही ज्यादा important है जो आपको ध्यान रखनी है। Fundamental frequency and first harmonic, यही fundamental mode। ठीक है, तो जब दोनों तरफ नोड है, बीच में एंटी नोड है, ये इसके लिए हो गया फंडामेंटल मोड, और ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी को कहा जाता है फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर है? अभी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस बारे में अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि सिंस द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, यहाँ से यहाँ तक λ/2 है, और ये क्योंकि L लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे हम पता है कि L है, और दो नोड्स के बीच हम जानते हैं कि दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2 के बराबर होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने सुपरपोजिशन पढ़ा था। तो यहाँ से λ/4 फिर λ/4, टोटल यहाँ से यहाँ तक λ/2 की डिस्टेंस थी, एंड दिस λ/2 इज आल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो L इक्वल टू λ1/2 या λ1 आपके पास आया 2L, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से अगर निकाली जाए तो लिखी जा सकती है इस तरीके से, क्योंकि V इक्वल टू λf होता है, यहाँ से लिखा जा सकता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V/2L। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, आपको ध्यान रखने हैं। दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब दोनों तरफ से स्ट्रिंग फिक्स्ड हो तो दी जाती है V/2L से। अब इससे आगे और क्या क्या इसमें शेप्स बन सकती हैं, तो इसे बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। ये कैसे और वाइब्रेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ के दोनों पॉइंट्स तो फिक्स्ड ही रहने वाले हैं। अब ये वाइब्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि बीच में एक नोड और बन जाए और यहाँ पे दो एंटी नोड्स बन जाए इस तरीके से, ऐसा भी वाइब्रेशन हो सकता है। अब हम जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये जो कंप्लीट है दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2, यहाँ से यहाँ λ/2, तो टोटल जो अब लेंथ हो गई वो लैम्डा के बराबर हो गई। अब अपन यहाँ पुट कर सकते हैं दिस L इज इक्वल टू λ2, और यहाँ से अपन इसकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी इज V/λ, या लैम्डा की जगह L आ गया, तो इस बार फ्रीक्वेंसी आई V/L के बराबर। ध्यान से देखिए, तो यहाँ थी V/2L, इस बार फ्रीक्वेंसी हो गई V/L, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी है। इसे बोला जाता है सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक। फंडामेंटल को आपने फर्स्ट हार्मोनिक बोला, उससे ऊपर चले तो आपने इसको सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है विद फॉर्मूलाज। V/L, यहाँ था फॉर्मूला V/2L। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, ये था सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर है? सारी बातें एज इट इज याद रखनी है। इससे ऊपर अगर चलते हैं तो सेकंड ओवरटोन आ सकता है। कैसे? ये दोनों पॉइंट्स अभी फिक्स्ड हैं, अब बीच में आप दो नोड्स बना सकते हैं और तीन एंटी नोड्स यहाँ पे बन जाएंगे इस तरीके से। अगर ऐसा हुआ तो λ/2 λ/2 एंड λ/2 टोटल बन गया 3 λ/2, और ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। यहाँ से अपने को लैम्डा मिल गया 2/3L के बराबर, और यहाँ से अपन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं फिर से V/λ के करस्पॉन्डिंग 3V/2L के बराबर। ध्यान से देखिए तो 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई है, थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसे बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। क्लियर? सो V कहां से निकालोगे? V हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं √T/μ से। Thus a stressed string vibrates with frequencies which are integral multiple of the fundamental frequency। पहला आया था V/2L, फिर सेकंड हार्मोनिक जो आया वो 2V/2L,
थर्ड हार्मोनिक 3v/2l, ऐसा ही चलता रहेगा. सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज द हार्मोनिक्स. द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव v इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू से दे सकते हैं. तो अगर दोनों स्ट्रिंग फिक्स्ड हैं दोनों एंड्स पे, तो फंडामेंटल मोड इसका क्या हो जाएगा, v की जगह डाल सकता हूं मैं रूट टी बाई म्यू. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज दिस. और हार्मोनिक्स की अगर बात करो तो n मल्टीप्लाई करते रहो n हार्मोनिक के हिसाब से या n-1 ओवर टोन के हिसाब से. तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक देखना है तो जो फंडामेंटल है वही आ जाएगा सेम. सेकंड हार्मोनिक 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सेकंड ओवरटोन बोला गया मतलब थर्ड हार्मोनिक, तो n इक्वल टू 3 रखोगे, इसलिए n-1 ओवरटोन के करस्पॉन्डिंग भी एक एक्सप्रेशन बन सकते हैं. तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखनी है. In general, any integral multiple of the fundamental frequency is an allowed frequency. These higher frequencies are called overtones. So frequency of 1 is equal to 2v0 is the first overtone. Second overtone हो जाएगा 3v0. An integral multiple of the frequency is called its harmonic. There's a string fixed at both the ends. All the overtones are harmonics of the fundamental frequency, and all the harmonics of the fundamental frequency are overtones. लगातार आगे आगे ये बढ़ता जाएगा. चलिए बात करते हैं कि अगर ये स्ट्रिंग जो है वो एक ही एंड पे फिक्स्ड हो और दूसरे एंड पे फ्री हो, तब क्या होगा. When one end of the string is fixed, another is free. ठीक है, तो क्या होगा, तो जो फ्री एंड है वो एंटी नोड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऊपर तक एम्पलीट्यूड के बराबर ये मोशन कर सकता है. तो ये एक हो जाएगा नोड, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे एंटी नोड. ये हो गया इसका फंडामेंटल तरीका जिसमें ये स्टैंडिंग वेव बना सकता है. यहाँ पे है नोड, यहाँ पे है एंटी नोड, और हम जानते हैं एक नोड से एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है. मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है l इक्वल टू λ/4 है. यहाँ से आपको मिल जाएगा λ इज इक्वल टू 4l, और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है v/λ, मतलब v/4l, एंड v इज रूट ओवर t बाय म्यू. So this frequency is 1/4l root over t by mu. This is called as fundamental or first harmonic. इसी का अगर अपन सेकंड हार्मोनिक की तरफ चलें तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जहां फिक्स्ड है वहां नोड आएगा, जहां फ्री है वहां एंटी नोड आएगा. ये और किस तरीके से बन सकता है कि बीच में एक नोड और बना दीजिए. अब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, दिस लेंथ इज λ/2 एंड दिस लेंथ इज λ/4. टोटल लेंथ इज 3 λ/4. इसके करस्पॉन्डिंग आप जब लिखेंगे तो 3/4l ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा. इसे बोलेंगे आप थर्ड हार्मोनिक. यहाँ देखिए सेकंड हार्मोनिक नहीं है, यहाँ सीधा है थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक क्यों है, क्योंकि ये 3 टाइम्स हो गया है. फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी 1/4l, ये हो गया 3/4l. सो दिस इज डायरेक्टली द थर्ड हार्मोनिक. तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ सेकंड हार्मोनिक कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा थर्ड हार्मोनिक है, और इसे बोला जरूर जाएगा फर्स्ट ओवरटोन ही. तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार. स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स्ड और स्ट्रिंग एक तरफ से फिक्स्ड, इन दोनों में आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत ध्यान से याद रखनी है. हार्मोनिक्स मतलब सीधा सीधा आप अगर कितना टाइम्स मल्टीपल कर रहे हो उसे, वो सीधा सीधा हार्मोनिक हो जाएगा. जैसे दोनों तरफ फिक्स था तो फर्स्ट हार्मोनिक भी था, सेकंड हार्मोनिक भी था, थर्ड हार्मोनिक भी था, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 1 2 3 मल्टीप्लाई करते चलो तो अगली अगली फ्रीक्वेंसीज मिलती जाएंगी. लेकिन यहाँ पे जब एक ही तरफ फिक्स्ड है और दूसरी तरफ ओपन है, तो फंडामेंटल में अगर 1 है तो फर्स्ट ओवरटोन पे 3 आ गया, सेकंड ओवरटोन पे 5 आ जाएगा, तो ये थर्ड हार्मोनिक और 5 हार्मोनिक कहलाएंगी. यहाँ पे सेकंड और फोर्थ हार्मोनिक कुछ नहीं होता. क्लियर है. तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो हमने यहाँ 2n+1 कर दिया, और ये इस तरीके से लिखा जाएगा वेयर दिस 2n+1 इज द हार्मोनिक, और nth ओवरटोन ये यहाँ पे आएगा, आपके पास मिलेगा. ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन के करस्पॉन्डिंग आप n की जगह 1 डाल देंगे तो 2 × 1 + 1 कितना 3 मिल रहा है. वही बात यहाँ पे लिखी गई है, 3 टाइम्स 1/4l × √t/μ. अगर सेकंड ओवरटोन देखना है तो 2 × 2 + 1 करेंगे, आएगा 5. मैंने बोला था कि फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगी सेकंड ओवरटोन पे. तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि 2n+1 हार्मोनिक और nth ओवरटोन यहाँ पे मिलेगा, जबकि उससे पिछले वाले केस में आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन मिल रहा था. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे. बस अब इन दोनों का डिफरेंस है जो अपने को पढ़ना है. ट्रैवलिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स, इन दोनों के लिए ये पूरा डिफरेंस आपके सामने है. आप इसको वीडियो पॉज करके यहाँ तक पढ़ लीजिए जल्दी से. इस वही सारी बातें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उसी को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है. ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं.
इसके साथ आपकी मैकेनिकल वेव्स खत्म हो जा ट्रांसवर्स वेव्स खत्म हो जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम साउंड वेव्स की बात करेंगे, वो अगले वीडियो से शुरू करते हैं। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।